हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे रिक्रूटमेंट, मीनिंग, सोर्सेज, इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो रिक्रूटमेंट क्या होता है? रिक्रूटमेंट रिफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ एंड इनकरेजिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। रिक्रूटमेंट क्या होता है? रिक्रूटमेंट एक टाइप का प्रोसेस होता है जिसमें हम जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एम्प्लॉयज़ को ढूंढते हैं और इनकरेज करते हैं कि वो जॉब के लिए अप्लाई करें ऑर्गेनाइजेशन में। रिक्रूटमेंट क्या होता है? एक तरह का पॉजिटिव प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हम पीपल को ऑर्गेनाइजेशन में ले रहे होते हैं, उनको मतलब इनकरेज कर रहे होते हैं कि वो अप्लाई करें जॉब के लिए। ये क्या होता है? सिलेक्शन प्रोसेस के पहले होता है, पहले लोग अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम सिलेक्शन करेंगे ना। तो इसका मेन एम क्या होता है रिक्रूटमेंट का, कि एक बहुत ज़्यादा पूल क्रिएट करना कैंडिडेट का, ताकि मैनेजमेंट को ऑप्शन मिल पाए चूज़ करने के लिए सुटेबल कैंडिडेट अपने पोजीशन के लिए। तो इसके लिए क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट करता है वैकेंट जो जॉब पोजीशन होते हैं बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के। रिक्रूटमेंट का मेन जो दो फंक्शन होता है, क्या फर्स्ट फंक्शन ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है? डिस्कवर करना वेरियस सोर्सेज ऑफ मैन पावर। मैन पावर की सोर्सेज कहाँ हैं, कहाँ से हमें अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज़ मिल सकते हैं। सेकेंड फंक्शन क्या है? क्रिएट करना पूल ऑफ एप्लीकेंट्स को, कि वो इनकरेज करना उनको कि वो अप्लाई करें जॉब के लिए, तभी तो हम मैनेजमेंट को एक पूल मिल पाएगा जिसमें से वो सुटेबल कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करेंगे पोजीशन के लिए। अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व करता है फॉलोइंग एक्टिविटीज़। सबसे पहला आ जाएगा आइडेंटिफाई डिफरेंट सोर्स ऑफ लेबर सप्लाई। सबसे पहले रिक्रूटमेंट में क्या होता है, ये आइडेंटिफाई करना होता है क्या सोर्सेज है लेबर सप्लाई के, कहाँ से प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय कंपनी को मिल सकता है। सेकेंड, इवैल्यूएट करेगा वैलिडिटी ऑफ डिफरेंट सोर्सेज, मतलब वो चेक करेगा कि वहाँ पे अच्छे हैं भी एम्प्लॉयज़ या नहीं है, या फिर वैलिड हैं भी कि नहीं है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन के हिसाब से। थर्ड काम क्या होता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में? चूज़ करना सुटेबल सोर्सेज, कहाँ से हमें मतलब मैन पावर मिल सकता है। फिर चूज़ करने के बाद हम क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे और मोटिवेट करेंगे जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट होगा उनको, कि वो अप्लाई करें जॉब के लिए हमारे कंपनी में। तो ये हो गया रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अब नेक्स्ट है हमारा सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के सोर्सेज क्या होते हैं? रिक्रूटमेंट इन्वॉल्व करता है आइडेंटिफाई करना वेरियस सोर्सेज ऑफ ह्यूमन फोर्स और उनको अट्रैक्ट करना और मोटिवेट करना ताकि वो जॉब के लिए अप्लाई करें ऑर्गेनाइजेशन में। तो बहुत सारे सोर्सेज होते हैं रिक्रूटमेंट के, इंटरनल सोर्सेज भी होता है, एक्सटर्नल सोर्सेज भी होता है। इंटरनल सोर्सेज में आ जाएगा प्रमोशन या ट्रांसफ़र, जो कि कंपनी के अंदर ही होता है। और एक्सटर्नल सोर्सेज जब कोई एम्प्लॉय बाहर का रहता है और वो अप्लाई करता है ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए, तो उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। आइए इसे एक्सप्लेन वे में देखते हैं। सबसे पहले इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है? तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय या स्टाफ होते हैं कंपनी के, उन्हीं से हम वैकेंट जॉब पोजीशन जो होता है वो फिलअप करते हैं। इसमें हम कहीं बाहर से नहीं लाते हैं, या तो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय होते हैं उनका प्रमोशन कर देते हैं या फिर उनका ट्रांसफ़र कर देते हैं सेम ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट में। तो इसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। जब एम्प्लॉय ऑलरेडी काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में और उसी से हम वैकेंट पोजीशन जो है फिल करते हैं। तो इसमें जो दो मेन कैटेगरी आती है वो प्रमोशन है और सेकेंड ट्रांसफ़र। प्रमोशन क्या होता है? Promotion refers to movement of employee from lower level position to a higher level position, carrying higher responsibilities, facilities, status and pay. Promotion क्या होता है? एक एम्प्लॉय का मूवमेंट होता है लोअर लेवल पोजीशन से हायर लेवल पोजीशन पे, और उसके पास क्या होता है, इसके साथ साथ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है, फैसिलिटी आती है, उसका स्टेटस बढ़ता है, उसकी जो पे है वो भी बढ़ती है प्रमोशन से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए जो जनरल मैनेजर है उसकी पोजीशन वैकेंट है, अब हमने ब्रांच मैनेजर को प्रमोट कर दिया और जनरल मैनेजर की पोजीशन को फिल कर दिया सेम ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या होगा, वो एम्प्लॉय का प्रमोशन होगा और उसकी पे भी अच्छी होगी। तो इसी को हम कहते हैं प्रमोशन।
प्रमोशन में क्या होता है कि एम्प्लॉय का वर्टिकल शिफ्टिंग होता है। प्रमोशन से क्या होता है, ये हेल्प करता है इम्प्रूव करने में एम्प्लॉय का मोटिवेशन, लॉयल्टी और सेटिस्फैक्शन देता है एम्प्लॉय को। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालता है एम्प्लॉय के ऊपर, क्योंकि प्रमोशन से क्या होता है, अगर किसी एम्प्लॉय को हम हायर लेवल पे प्रमोट कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, उसको मतलब एक तरह का मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ हम अच्छा कर रहे हैं कंपनी में, और वो इससे और अच्छा परफॉर्म करेगा अपनी जॉब। नेक्स्ट सोर्स जो है वो है ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र क्या होता है, ट्रांसफ़र रिफर्स टू शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, one department to another, or from one shift to another without a substantive change in responsibility and status of employee। ट्रांसफ़र में क्या होता है, हम लोग मतलब हॉरिजेंटली शिफ्ट करते हैं एम्प्लॉय को एक जॉब से दूसरे जॉब में, या फिर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, या फिर एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट कर देते हैं। बट इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या स्टेटस में चेंज नहीं आता है एम्प्लॉयज़ के। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए एक बैंक में अगर एक एम्प्लॉय को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे, तो इसे हम कहेंगे ट्रांसफ़र। प्रैक्टिकली इसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है एम्प्लॉय का। ट्रांसफ़र एक बहुत अच्छा सोर्स है फिल करने के लिए डिपार्टमेंट में वैकेंट पोजीशन को। फ्रॉम ओवर स्टाफ डिपार्टमेंट, ऐसे डिपार्टमेंट जहाँ पे ओवर स्टाफ है वहाँ से मतलब शिफ्ट कर दिया जाता है ऐसे डिपार्टमेंट में जहाँ पे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। तो ये बहुत अच्छा सोर्स है फिल करने का वैकेंट पोजीशन को। जॉब ट्रांसफ़र हेल्पफुल भी होते हैं अवॉइड करने के लिए टर्मिनेशन या फिर रिमूविंग इंडिविजुअल प्रॉब्लम एंड ग्रीवियंसेस। अब जॉब ट्रांसफ़र से क्या होता है, टर्मिनेशन एम्प्लॉयज़ का अवॉइड होता है। और अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉय को प्रॉब्लम हो रही है कोई डिपार्टमेंट में, या फिर किसी के साथ मतलब बहस वगैरह है या कॉन्फ्लिक्ट है, तो इससे क्या होता है, ये सब प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। शॉर्टेज ऑफ सुटेबल पर्सनल इन वन ब्रांच में बी फिल्ड थ्रू ट्रांसफ़र फ्रॉम अनदर ब्रांच। अब क्या होता है, सुटेबल पर्सनल भी मिल जाता है, हमें ऑलरेडी पता है कि वो अच्छा परफॉर्म करता है, तो इससे क्या होता है, अगर कोई डिपार्टमेंट में ज़रूरत है तो हम उसका ट्रांसफ़र करके ईज़िली अच्छे पर्सनल को रख सकते हैं वहाँ पे, अच्छे एम्प्लॉय को। बट जब हम ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंश्योर करना कि जिस एम्प्लॉय का हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो कैपेबल हो परफॉर्म करने के लिए वो जॉब को। ट्रांसफ़र से क्या होता है, एक टाइप की एम्प्लॉय को ट्रेनिंग भी मिल जाती है कि वो डिफरेंट जॉब एक्टिविटीज़ एक्सपीरियंस कर पाते हैं, उनका नॉलेज बढ़ता है इससे। तो ट्रांसफ़र एक टाइप का इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज। अब इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की मेरिट्स क्या है, इम्पॉर्टेंस क्या है, तो इसमें सबसे पहला आ जाएगा हायर मोटिवेशन लेवल। अब जो एम्प्लॉय जिनको हमने प्रमोट किया है तो ये लोग बहुत मोटिवेटेड होते हैं और उनकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती है। प्रमोशन अगर कोई एम्प्लॉय है वो लोअर लेवल पे काम कर रहा है, अगर हम उसे हायर लेवल पे प्रमोट कर देते हैं तो इससे क्या होता है, वो मोटिवेट होंगे और उनकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होगी और उन्हें मतलब लर्न भी करने का मौका मिलेगा, न्यू स्किल्स वगैरह। सेकेंड, सिंपल प्रोसेस। अब इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है, बहुत सिंपल होता है और रिलायबल प्रोसेस है, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ पहले से काम कर रहे होते हैं उन्हीं का हम प्रमोशन या ट्रांसफ़र करते हैं, तो उन पे हम ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं। थर्ड, डेवलप फ्यूचर मैनेजर। प्रमोशन और ट्रांसफ़र से क्या होता है, एक तरह की ट्रेनिंग मिल जाती है एम्प्लॉयज़ को, तो इससे क्या होता है, मिडल और टॉप लेवल मैनेजर्स फ्यूचर के लिए तैयार हो जाते हैं। फोर्थ, नो नीड फॉर इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के में, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो लोग ऑलरेडी फैमिलियर होते हैं वर्क इन्वायरमेंट से, तो यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं होती है इंडक्शन या ओरिएंटेशन ट्रेनिंग की। फिफ्थ, नो ओवर और अंडर स्टाफिंग। ट्रांसफ़र से क्या होता है, ओवर स्टाफिंग या अंडर स्टाफिंग जो होती है वो प्रिवेंट होती है। जो भी डिपार्टमेंट में ओवर स्टाफिंग होती है वहाँ से हम उन जो भी ओवर स्टाफ्ड होते हैं एम्प्लॉयज़ उनका हम ट्रांसफ़र कर देते हैं दूसरे डिपार्टमेंट में जहाँ पे अंडर स्टाफिंग की प्रॉब्लम होती है, तो इससे क्या होता है, वेस्टेज बहुत कम हो जाता है। सिक्स्थ, इकोनॉमिकल। ये जो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है बहुत ज़्यादा चीपर है, क्योंकि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को हमें ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं देना पड़ता, तो ये ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती हमारी।
तो ये थी कुछ इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट है हमारा डीमेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्स या फिर डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इसमें सबसे पहला आ जाएगा लैक ऑफ फ्रेश टैलेंट। अब इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या एक लॉस होता है हमारा, हमें फ्रेश टैलेंट नहीं मिल पाता है। हम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को ही मतलब ट्रांसफ़र या प्रमोट करते हैं, तो इससे क्या होता है ओल्डी टेक्निक या फिर ओल्डी जो वर्क वगैरह रहता है वही सब होता है, कुछ भी हमें न्यू नहीं मिलता है, कुछ भी फ्रेश टैलेंट या आइडियाज़ नहीं मिलते हैं जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने में हेल्प कर सकता है। सेकेंड, डिक्रीज इन एंथुजियाज्म लेवल। अब एम्प्लॉय जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो जाते हैं, उन्हें क्योंकि पता है एक टाइम के बाद हमें प्रमोट कर दिया जाएगा, तो वो लोग उतना सीरियसली वर्क नहीं करते हैं। थर्ड, नॉट सुटेबल फॉर अ न्यू एंटरप्राइज। अब इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट न्यू एंटरप्राइज के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सारी वैकेंसीज को हमें फिल करना पड़ेगा, कोई भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं वहाँ पे। फोर्थ, लैक ऑफ कॉम्पिटिशन। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या होता है, स्पिरिट ऑफ कंपटीशन जो एम्प्लॉय के बीच में है वो ख़त्म हो जाती है, कोई भी कंपटीशन नहीं होता है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ, क्योंकि हम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को ही यूज़ करते हैं फिल करने के लिए वैकेंट पोजीशन को। फिफ्थ, लो प्रोडक्टिविटी। जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी होती है ऑर्गेनाइजेशन की वो रिड्यूस हो जाती है इसमें। सिक्स्थ, लिमिटेड चॉइस। अब इंटरनल सोर्सेज में क्या होता है, हमारे पास बहुत ही लिमिटेड चॉइस होता है, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं हमें उसी में से चूज़ करना होता है फिल करने के लिए वैकेंट पोजीशन को, तो हमारे पास चॉइस नहीं होती है ज़्यादा। तो ये थे कुछ डीमेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट रिफर्स टू सर्चिंग फॉर द एम्प्लॉय फ्रॉम द सोर्सेज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, हम एम्प्लॉय का सर्च कर रहे होते हैं ऐसे सोर्सेज से जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है, ना कि अंदर। सारे इंटरप्राइज जो होते हैं वो यूज़ करते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज में फॉर ऑल द क्योंकि सारी वैकेंसीज़ को तो अब हम इंटरनल सोर्सेज से भर नहीं सकते हैं, तो सारी इंटरप्राइजेज ये यूज़ करती हैं एक्सटर्नल सोर्सेज। अब इसके वेरियस सोर्सेज क्या होते हैं एक्सटर्नल सोर्स के, इसमें सबसे पहला आ जाएगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इसमें क्या होता है, इस मेथड में हम एक नोटिस को प्लेस कर देते हैं नोटिस बोर्ड ऑफ इंटरप्राइज में, और स्पेसिफाई कर देते हैं सारी डिटेल्स जो भी मतलब हमें रिक्वायरमेंट है, जैसे भी वो एम्प्लॉय की वो सब हम लिख देते हैं और नोटिस बोर्ड पे उसे चिपका देते हैं। अब जो भी जॉब सीकर्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक डेट पे आप प्रीमिसेस में आते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है। ये मेथड सुटेबल है फॉर अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड जॉब के लिए, ये मेथड सुटेबल है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। जो भी वर्कर्स अपॉइंट किए जाते हैं इस मेथड से उन्हें कैजुअल वर्कर्स और बदली वर्कर्स कहते हैं, और उनको रेम्यूनरेशन प्रोवाइड किया जाता है डेली बेसिस पे, डेली हम उन्हें वेजेस देते हैं। ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल मेथड है, क्योंकि इसमें कोई भी ज़्यादा कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं लगती है वैकेंसीज़ को फिल करने के लिए। ये सुटेबल है फिल करने के लिए कैजुअल वैकेंसीज़ को, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है वर्क का, या फिर व्हेन सम परमानेंट वर्कर्स आर एब्सेंट। जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो परमानेंट वर्कर्स होते हैं वो एब्सेंट हो, तो उनकी जो जॉब पोजीशन है उसको फिल करने के लिए काम आता है ये। सेकेंड सोर्स है कैजुअल कॉलर्स। अब कंपनी को बहुत ज़्यादा अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स मिलते रहते हैं जॉब सीकर्स से वेरियस पॉइंट ऑफ टाइम पे, मतलब जब उनकी डिमांड नहीं होती है कंपनी की तब भी बहुत सारे एप्लीकेशंस वगैरह आते हैं, तो कंपनी क्या करती है एक डेटाबेस रखती है उन एप्लीकेशंस का, ताकि जब आगे उन्हें ज़रूरत हो रिक्रूटमेंट की तो वो मतलब उसे यूज़ कर पाए। तो जब भी मतलब आता है ऐसा कुछ तो ये यूज़ करते हैं कंपनी। ये एक इकोनॉमिकल मेथड है, क्योंकि इसमें भी कोई भी एडवर्टीज़मेंट नहीं देना पड़ता है वैकेंसी के लिए। थर्ड, एडवर्टीज़मेंट। अब एडवर्टीज़मेंट में क्या होता है, एडवर्टीज़मेंट दिया जाता है न्यूज़पेपर या फिर ट्रेड जर्नल्स या टेलीविज़न में, अलॉन्ग विथ फुल डिस्क्रिप्शन के अबाउट जॉब एंड इट्स रिक्वायरमेंट्स। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है जॉब की वो सब क्लैरिफाई करके दिया जाता है। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन मेथड है, स्पेशली ये यूज़ किया जाता है रिक्रूट करने के लिए स्किल्ड वर्कर्स को। अब एक एडवांटेज क्या होता है एडवर्टीज़मेंट देने का,
हम अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की और जॉब की, और इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ कैंडिडेट जो है अप्लाई करेंगे। क्योंकि एडवर्टीज़मेंट अगर हम टेलीविज़न वगैरह में देंगे तो उससे क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा और उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे, तो मैनेजमेंट को एक वाइड रेंज मिल जाएगी सेलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। इस मेथड में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है गवर्नमेंट रन करती है फिल करने के लिए अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड जॉब्स को। अनएम्प्लॉयड जो भी पर्सन्स होते हैं अपने आप को इस एक्सचेंज में रजिस्टर्ड करवाते हैं, और जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है वो हमेशा एम्प्लॉयर के साथ टच में रहता है। जब भी एम्प्लॉयर की रिक्वेस्ट होती है, उन्हें ज़रूरत होती है कैंडिडेट्स की, तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मतलब उनको प्रोवाइड करता है जो भी उनके पास रजिस्टर्ड होते हैं, उनके नेम्स वगैरह। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक तरह से लिंक करता है, जॉब सीकर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच का एक तरह का लिंक है। बट कभी कभी क्या होता है, रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है वो अपडेटेड नहीं होता है, और बहुत ज़्यादा जो कैंडिडेट जो उनके द्वारा रिफर्ड किए जाते हैं वो सुटेबल नहीं होते हैं। इसीलिए ज़्यादातर जो एम्प्लॉयर्स वगैरह होते हैं इस पर मतलब रिलाई नहीं करते हैं। नेक्स्ट सोर्स इज प्लेसमेंट एजेंसी एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। इस मेथड में क्या होता है, सर्विस ऑफ प्लेसमेंट एजेंसी एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट जो होता है उसको यूज़ किया जाता है, जो मतलब सारा जितना भी फंक्शन होता है रिक्रूटमेंट का या फिर सिलेक्शन का वो करते हैं बिहाफ ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे, वो सारी मतलब फंक्शंस वगैरह परफॉर्म करते हैं रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का, और ये करने के लिए वो फ़ी चार्ज भी करते हैं ऑर्गेनाइजेशन से। बट जो ये टेक्निक है वो केवल ऐसे जगह पे यूज़फुल है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव स्क्रीनिंग की ज़रूरत हो। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को रिक्रूट करने के लिए टेक्निकल, प्रोफेशनल, मैनेजेरियल पर्सनल। ये जो एजेंसीज होती है ये स्पेशलाइज्ड होती है मिडिल लेवल और टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव प्लेसमेंट के लिए। ये एजेंसीज जो होती हैं वो कंपाइल करती है बायोडेटा ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स और रिकमेंड करती है सुटेबल नेम एम्प्लॉयर्स को उनकी डिमांड पे। ये प्रोवाइड करती है नेशन वाइड सर्विस इन मैचिंग पर्सनल डिमांड एंड सप्लाई, और ये मेंटेन करती हैं डेटा बैंक ऑफ पर्सन विद डिफरेंट क्वालिफिकेशंस एंड स्किल्स, एंड इवन उनको एडवर्टाइज करती हैं ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट टू रिक्रूट राइट टाइप ऑफ पर्सनल, और उनको एडवर्टाइज भी करती हैं जॉब्स ऑन बिहाफ ऑफ उनके अगर क्लाइंट की रिक्वेस्ट है कि राइट टाइप ऑफ पर्सनल का रिक्रूटमेंट के लिए। नेक्स्ट इज कैंपस रिक्रूटमेंट। इस मेथड में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो है कंडक्ट करता है इंटरव्यू बहुत सारे डिफरेंट कैंपसेस में, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, यहाँ सब, ताकि उन्हें मतलब प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट मिल पाए अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आजकल कैंपस रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि इससे क्या होता है, ईजिली टेक्निकल, प्रोफेशनल और मैनेजरियल जॉब पोजीशन फिल हो जाती है और कंपनी को फ्रेश टैलेंट भी मिलता है। कैंपस प्लेसमेंट में क्या होता है, रिक्रूटमेंट होता है, इसमें क्या होता है, जाते हैं, विजिट करते हैं कॉलेजेस वगैरह में, कैंपसेस वगैरह में, और प्लेसमेंट सेंटर्स क्रिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी विजिट इंस्टीट्यूट लाइक IIT एंड IIM फॉर कैंपस रिक्रूटमेंट। 7th, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज। इसमें क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे होते हैं उनको इनकरेज किया जाता है कि वो रिकमेंड करें सुटेबल पर्सन को। अगर उनके कोई फ्रेंड या रिलेटिव में है तो उसमें से किसी को रिकमेंड करें कोई पोजीशन के लिए, जॉब। सच एप्लीकेंट्स आर लाइकली टू बी गुड एम्प्लॉय बिकॉज देयर बैकग्राउंड इज सफिशिएंटली नोन। अब ऐसे जो भी एप्लीकेंट्स आएंगे उन्हें ज़्यादातर अच्छा एम्प्लॉय माना जाता है क्योंकि उनका बैकग्राउंड भी हमें पता होता है ऑलरेडी। इस मेथड में क्या होता है, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग एक तरह की होती है। नेक्स्ट, लेबर कॉन्ट्रैक्टर। इस मेथड में क्या होता है, इंटरमीडिएरीज नोन एज एजेंट या लेबर कॉन्ट्रैक्टर को यूज किया जाता है हायर करने के लिए अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड वर्कर्स को। अब जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो अपने आप को टच में रखते हैं लेबर के साथ, ताकि जब भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत हो अनस्किल्ड वर्कर की, शॉर्ट नोटिस पे वो प्रोवाइड कर सके। वर्कर को जो भी रिक्रूट किया जाता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, जो कि खुद ही एक एम्प्लॉय होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में,
However, if the contractor himself decide to leave the organization, अगर जो कॉन्ट्रैक्टर है अगर वो खुद से अगर ये डिसाइड करता है कि उसे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना है, तो जितने भी वर्कर्स हैं जिसको उस कॉन्ट्रैक्टर ने हायर करवाया है वो लोग भी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देंगे। नेक्स्ट, वेब पब्लिशिंग। आजकल इंटरनेट क्या हो गया, बहुत ज़्यादा कॉमन सोर्स हो गया रिक्रूटमेंट का। बहुत सारे वेबसाइट है जिसको स्पेशली डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है ताकि मतलब ईजिली हमें रिक्रूटमेंट या फिर जॉब मिल जाए। मतलब जैसे कि मतलब www.naukri.com, shine.com, ये सबको मतलब इसीलिए क्रिएट ही किया गया है ताकि दोनों जॉब सीकर्स को और जॉब ओपनिंग दोनों को मतलब एक वो मिल पाए कि दोनों लोगों की मतलब रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पाए। तो ये थे कुछ सोर्सेज ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अब मेरिट्स क्या होते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के, तो इसमें सबसे पहला आ जाएगा क्वालिफाइड पर्सनल। एक्सटर्नल सोर्स क्या करता है, हेल्प करता है मैनेजमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए क्वालिफाइड और ट्रेन पीपल को, ताकि वो अप्लाई कर रहे हैं वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए। एक तरह से हमें क्या होता है क्वालिफाइड पर्सनल मिल पाते हैं एक्सटर्नल सोर्स में। सेकेंड, वाइडर चॉइस। एक्सटर्नल सोर्स क्या है, वाइडर चॉइस प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट को, क्योंकि इसमें क्या होता है हम मतलब बाहर से बहुत सारे लोग मिल पाते हैं। इंटरनल सोर्स में क्या होता है केवल जो कंपनी में होता है, कंपनी में जो एम्प्लॉय ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, हमें उन्हीं में से किसी से वैकेंट पोजीशन को फिल करना रहता है। बट एक्सटर्नल सोर्स में क्या होता है हमें बहुत सारी वाइड रेंज वैरायटी मिल पाती है लोगों की, जिससे हम अपनी जॉब पोजीशन को फिल कर सकते हैं। थर्ड, फ्रेश टैलेंट। अब इंटरप्राइज जो है एक्सटर्नल सोर्स में क्या एक्सपेक्ट कर सकता है फ्रेश टैलेंट लेने का, क्योंकि उसे आउटसाइड से मिल रहा है। बट इंटरनल सोर्स में क्या होता था हमें केवल जो मतलब पहले से एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं उन्हीं में से सेलेक्ट करना होता है, तो उसमें क्या होता है फ्रेश टैलेंट नहीं मिल पाता है। बट एक्सटर्नल सोर्स में क्या होता है हमें फ्रेश टैलेंट मिलता है। बट ये क्या होता है एक्सपेंसिव होता है और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। फोर्थ, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। एक्सटर्नल कैंडिडेट जो हैं वो ज़्यादा मतलब एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ट्रेंड और टैलेंटेड होंगे, तो इंटरनल कैंडिडेट को उनके साथ compete करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय होते हैं वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनके अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट डेवलप होती है कि हमें एक्सटर्नल कैंडिडेट जो न्यू रिक्रूटेड हुए हैं उनसे बेटर परफॉर्म करना है। नेक्स्ट इज डीमेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज। तो इसमें सबसे पहला आ जाता है डिससेटिस्फैक्शन अमॉन्ग एग्जिस्टिंग स्टाफ। अब जब हम रिक्रूटमेंट कर रहे होते हैं आउटसाइड से, तो इससे क्या होता है जो एग्जिस्टिंग स्टाफ होते हैं वो मे बी डिससेटिस्फाई भी हो सकते हैं और फ्रस्ट्रेटेड भी हो सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक चांस होगा फील करने के लिए कि उनका प्रमोशन चला गया। अगर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय में से होता अगर, तो मे बी उनके पास एक चांस रहता कि उनका प्रमोशन हो पाए। तो इससे क्या होता है वो डिससेटिस्फाई फील करते हैं। सेकेंड, लेंदी प्रोसेस। अब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है वो बहुत ज़्यादा एक लेंदी प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि इसमें क्या होता है हमें वैकेंसी को पहले पब्लिश करवाना पड़ता है, फिर इंटरप्राइज को वेट भी करना पड़ता है जो भी कैंडिडेट हैं उनके रिस्पॉन्स का, उसके बाद जाके कहीं रिक्रूटमेंट होता है। तो ये बहुत ज़्यादा एक लेंदी प्रोसेस है। थर्ड, कॉस्टली प्रोसेस। अब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है हम बहुत ज़्यादा मनी स्पेंड करते हैं एडवर्टीजमेंट में और प्रोसेस करने में सारे एप्लीकेशन वगैरह को, तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। तो ये थे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो इसमें सबसे पहला आ जाएगा मीनिंग। इंटरनल रिक्रूटमेंट क्या होता है, इसमें हम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय जो होता है उसका यूज़ करते हैं फिल करने के लिए वैकेंट जॉब पोजीशन को। वहीं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में क्या होता है हम सर्च करते हैं न्यू एम्प्लॉयज़ का जो भी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है उनका। सेकेंड, चॉइस। इंटरनल रिक्रूटमेंट में क्या होता है हमें लिमिटेड चॉइस होता है, वहीं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में क्या होता है बहुत ज़्यादा वाइडर चॉइस मिलती है एप्लीकेंट्स की। थर्ड, इकॉनमी। अब इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट जो है वो चीपर है, इसमें कोई भी कॉस्ट नहीं लगता है कोई भी वैकेंसी को पब्लिश करने के लिए। वहीं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा स्पेंड करना पड़ता है एडवर्टीजमेंट वगैरह पे। फोर्थ, टाइम।
इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा लेस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, वहीं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। फिफ्थ, मोटिवेशन। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या होता है, एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉयज़ या स्टाफ होते हैं वो मोटिवेटेड रहते हैं, उनको लगता है कि हमारा प्रमोशन होगा तो हम अच्छे से काम करें। वहीं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग स्टाफ होते हैं वो डिससेटिस्फाई हो जाते हैं। सिक्स्थ, क्वालिटी। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में कोई भी स्कोप नहीं होता है फ्रेश टैलेंट का, वहीं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में एक न्यू टैलेंट हमें मिलता है, फ्रेश टैलेंट। तो ये थे डिफरेंस बिटवीन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।